मार्केट में बड़ी डिमांड है इसकी। कभी सोचा आपने क्या है ये डिमांड या मांग? चलिए आज इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं आर्थिक ज्ञान में। नमस्कार, मैं दिनेश चंद्र सिंह रावत, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज ढुकली, रामनगर, नैनीताल। स्वागत है आपका आर्थिक ज्ञान चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं मांग की। साधारण अर्थों में हम मांग को इच्छा, आवश्यकता से लगाते हैं इसका अर्थ, परंतु अर्थशास्त्र में इन तीनों शब्दों का जरा अलग अलग सा अर्थ है। मानवीय इच्छाएं अनंत एवं असीमित होती हैं, जिनका संबंध मनुष्य की कल्पनाओं से होता है। मनुष्य की प्रत्येक कल्पना मनुष्य के वास्तविक जीवन में पूरी नहीं होती, क्योंकि मनुष्य के पास इन असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित होते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने सीमित साधनों को व्यय करने के लिए तैयार होते हैं, वे इच्छाएं हमारी आवश्यकताएं बन जाती हैं, और जिन आवश्यकताओं को वास्तविक रूप में पूरा कर लिया जाता है वे मांग कहलाती हैं। तो जब क्रय शक्ति द्वारा पोषित करके इच्छा पूरी कर ली जाती है, तब इच्छा मांग में परिवर्तित हो जाती है। इच्छा, आवश्यकता एवं मांग को एक उदाहरण द्वारा हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति की वायुयान से सफर की कल्पना करना इच्छा की श्रेणी में आएगा। एक धनी व्यक्ति जब अपने साधनों से वायुयान की यात्रा का टिकट खरीदने जाता है तो यह आवश्यकता कहलाएगी, क्योंकि वो टिकट खरीदने की क्षमता रखता है, और जब टिकट खरीद लेता है तो आवश्यकता मांग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार इच्छा से आवश्यकता एवं आवश्यकता से मांग की दशाओं में क्षेत्र संकुचित होता चला जाता है। आप समझते हैं मांग को। सामान्यतः मांग का अर्थ किसी चीज को पाने की चाह माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में यह भिन्न है। इसमें मांग में पाने की चाह के साथ साथ इसका मूल्य एवं इसका माप भी होता है। जैसे आपको 5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से 10 पेंसिल चाहिए तो यह मांग मानी जाएगी। यहाँ आपकी समझ में एक बात यहाँ पर उम्मीद है आ गई होगी कि किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर जो मांगी जाने वाली मात्रा है वही मांग है, किसी वस्तु की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। आप इसकी परिभाषा, प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार क्रेता की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। प्रोफेसर बेनहम ने मांग की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है। किसी दी हुई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। अब मांग के जरूरी अवयव या तत्व। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो यदि ना हो तो मांग केवल चाह बन के रह जाती है, उससे हम मांग नहीं कह सकते हैं। अतः मांग कहलाने के लिए जिन तत्वों का या अवयवों का होना जरूरी है वे इस प्रकार से हैं। पहला है पाने की इच्छा। किसी चाह को मांग उपभोक्ता की इच्छा का होना होता है। यदि वह उपभोक्ता किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखता है तो हम इसे मांग नहीं कह सकते हैं। अर्थात सबसे प्राथमिक चीज है इच्छा। दूसरा है उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास साधनों का होना। खरीदने के लिए साधन होना आवश्यक है, नहीं तो इच्छा मांग में नहीं बदल पाएगी। तीसरा है साधनों को खर्च करने की तत्परता। उपभोक्ता के पास चाह हो सकती है, साधन हो सकता है, लेकिन यदि उसके पास खर्च करने की तत्परता नहीं है तो वह उसे नहीं खरीद पाएगा। अर्थात जब तक वो रुपया, पैसा, धन अगर खर्च नहीं करेगा किसी चीज को खरीदने में तो वो मांग नहीं कहलाएगी। चौथा है निश्चित मूल्य।
मांग को बताने के लिए निश्चित मूल्य भी होना चाहिए। जैसे हमको यदि चीनी खरीदनी है तो हम पूछेंगे कि चीनी का भाव क्या है। जैसे हमें पता चलेगा कि चीनी 30 रुपये प्रति किलो है तो हम बोलेंगे कि हमें 2 किलो चीनी चाहिए। तो इस प्रकार से 2 किलोग्राम चीनी 30 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से हमारी मांग कहलाएगी, 2 किग्रा चीनी। और पांचवा है निश्चित समय। सभी तत्वों के साथ साथ एक निश्चित समय का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी उपभोक्ता निश्चित समय में उपभोक्ता को वस्तु चाहिए, लेकिन बाद में उसकी पाने की चाह बदल सकती है और इसलिए निश्चित समय का ज्ञात होना भी बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मांग तालिका के बारे में। मांग तालिका एक या एक से ज्यादा उपभोक्ताओं द्वारा निश्चित समय में किसी वस्तु के विभिन्न संभावित मूल्यों पर की गई मात्रा के बारे में बताती है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। अब मांग तालिका के जो प्रकार हैं 2 होते हैं। पहला व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी होती है बाजार मांग तालिका। अब जानते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका को। एक व्यक्तिगत मांग तालिका में केवल किसी एक विशेष व्यक्ति द्वारा निश्चित समय में की गई वस्तु के विभिन्न संभावित मूल्यों पर मांग की मात्राओं को दर्शाया जाता है, अर्थात जो सूची होती है। जब हम इस तालिका को बनाते हैं, इसमें बाईं तरफ हम वस्तु के विभिन्न मूल्य लिखते हैं एवं दाईं तरफ हम उपभोक्ता द्वारा की गई मांग लिखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर क्रय की गई मात्रा है या संभावित मूल्यों पर जितनी वस्तु की इकाइयां क्रय की जा रही हैं या क्रय हो सकती हैं, वह है मांग। आप देख सकते हैं कि शुरुआत में जब संतरे का मूल्य 1 रुपया प्रति इकाई है तो उपभोक्ता या व्यक्ति 90 इकाइयां खरीद रहा है, और जब 3 रुपया प्रति इकाई मूल्य है तो खरीदी जाने वाली मात्रा 70 है, और जब मूल्य 5 रुपया प्रति इकाई होता है तो जो मांग मात्रा है यानी खरीदी जाने वाली मात्रा है वह भी 50 इकाई हो जाती है। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग की मात्रा घट रही है। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि मांग और मूल्य, किसी वस्तु के मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। अब हम जानते हैं बाजार मांग तालिका। एक बाजार मांग तालिका में किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं बल्कि एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनके सभी खरीदारों द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्राओं के कुल योग की सूची होती है। अर्थात बाजार में उस वस्तु के जितने भी खरीदार हैं, विभिन्न कीमतों पर उनके द्वारा जितनी भी वस्तुओं की मांग हो रही है, उन सभी मांगों को अगर हम जोड़ दें तो वह कहलाएगी बाजार मांग तालिका। जैसे हम मान लेते हैं कि यदि बाजार में केवल 3 खरीदार हैं तो उन 3 खरीदारों को विभिन्न संभावित मूल्यों पर मांग का योग बाजार मांग कहलाएगी। आप देख सकते हैं कि बाजार मांग तालिका यहाँ पर दर्शाई गई है। बाईं ओर संतरे की कीमत प्रति इकाई और दाईं ओर वस्तु की मात्रा 3 उपभोक्ताओं या व्यक्तियों ए, बी और सी द्वारा, और बाजार में 3 व्यक्तियों की कुल मांग, इसे हम 1 रुपया प्रति संतरे के हिसाब से 90 + 70 + 170 यानी 330। अगर हम आखिरी 5 रुपये प्रति इकाई पे देखें तो ए द्वारा 50, बी द्वारा 30 और सी द्वारा 130 इकाइयों की मांग की जा रही है, जो कुल 210 है, जिसे हम बाजार मांग कहते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ज्यों-ज्यों संतरे की कीमत कम हो रही है तो मांग बढ़ रही है, और ज्यों-ज्यों संतरे की कीमत बढ़ रही है मांग मात्रा यानी खरीदी जाने वाली मात्रा कम हो रही है। आइए अब हम बात करते हैं मांग वक्र की। मांग की तालिका का रेखाचित्र रूप ही मांग वक्र कहलाता है। जब हम कीमत और मांग की मात्राओं को रेखाचित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है जिसे
मांग वक्र कहा जाता है। अब दिए गए रेखा चित्र में से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर मांग की तालिका है, वस्तु की कीमत रुपये में दी गई है और दाईं ओर को वस्तु की मांग किग्रा में है। और नीचे आप देख सकते हैं कि उपरोक्त तालिका के आधार पर मांग वक्र कैसा होगा। एक्स एक्स पर आप देख सकते हैं वस्तु की मांग किग्रा में है और वाई वस्तु पर में वस्तु की कीमत रुपये में। आप देख सकते हैं 50 रुपये कीमत पर वस्तु की मांग केवल 10 इकाई है और 40 रुपये कीमत पर वस्तु की मांग 20 इकाई है। इसी प्रकार से 30 रुपये कीमत पर वस्तु की मांग 30 इकाई है और 20 रुपये कीमत पर वस्तु की मांग 40 इकाई और आखिर में 10 रुपये कीमत पर वस्तु की मांग 50 इकाई है। यदि हम इन बिंदुओं को एक सीधी रेखा द्वारा जोड़ें तो यह हमें एक वक्र प्राप्त होता है जिसे हम मांग वक्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 विभिन्न बिंदुओं को जब हमने मिलाया तो हमें वक्र प्राप्त हुआ जो कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा को दर्शा रहा है। तो यह है मांग वक्र। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि मांग किसे कहते हैं, मांग के लिए किन तत्वों का होना जरूरी है, मांग तालिका किसे कहते हैं और मांग वक्र क्या होता है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मांग फलन क्या होता है और मांग के निर्धारित तत्व क्या होते हैं। अभी के लिए इतना ही। अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।